व्यंजन वर्ण ना। अभी हम लोग स्वर वर्ण पढ़े थे। चलिए, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्र दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रो प्लुतो गेयो व्यंजनम च। हाँ, तो हमेशा व्यंजन अर्धमात्रिक होते हैं, यहाँ तक हम लोग को पढ़े थे। बाकी काल, उच्चारण और आवृत्त, मुख, गुहा के आधार पे स्वर के प्रकार भी पढ़ लिए थे। ठीक, कौन सा स्वर शहीद स्वर कहा जाता है? क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। बाकी मूल स्वर हिंदी में कितने बताए थे? 4। कितने मूल स्वर? 4। लेकिन वही अगर संस्कृत विषय में पूछेगा तो 5, क्योंकि ली को भी मान लिया जाता है। और किस वर्ण का, स्वर वर्ण का दीर्घ नहीं होता है? ली का। बताइए कितने समानाक्षर स्वर होते हैं? 8। 4 ह्रस्व अ ई उ री और दीर्घ उसी के, ये समानाक्षर स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर कितने? 4, ए, ऐ, ओ, औ। इसी को संधि स्वर भी कहा जाता या संध्यक्षर भी कहा जाता, क्योंकि ये भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बने हैं। जहां भिन्न भिन्न स्वरों से मिलके बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संधि अक्षर या संयुक्त स्वर। ठीक, ऐसे ही दो चीज व्यंजन पढ़ाने से पहले आप लोगों को सिखा दे रही हूं। एक होता है द्वित्व शब्द, कल टेस्ट में इसको रखेंगे। द्वित्व शब्द, एक होता है संयुक्त शब्द। क्या होता है? दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, नहीं जानेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चा। देखिए, जो द्वित्व शब्द होते हैं, इसमें जो आधा अक्षर आएगा उसके जस्ट बाद वाला अक्षर वही पूरा आएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं लिख रही हूँ दिल्ली, क्या लिख रही हूँ? मम्मट। ये सब शब्द क्या है? देखिए, आधे अक्षर के बाद वही पूरा अक्षर आया ना, इसे द्वित्व शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेकिन संयुक्त शब्द में जो आधा अक्षर आएगा उसके जस्ट बाद कोई भी अक्षर आ सकता है, वही सेम अक्षर। जैसे मैं एक शब्द लिख रही हूं संस्कृत ना, तो देखिए आधे अक्षर के बाद क आ गया ना, ये द्वित्व में आएगा। ठीक है, ऐसे ही कोई और बोलिए आप लोग। हाँ, सम्मान। नहीं जी, सम्मान किस में चला जाएगा? हाँ, ये द्वित्व वाले में चला जाएगा सम्मान। और बोलिए। कोई बात नहीं, सीखना है। बोलिए। हाँ, संस्कार भी कह सकते हैं। संस्कार मतलब आधे अक्षर के बाद वही अक्षर सेम ना आए तो ये संयुक्त शब्द होते हैं। आधे अक्षर के बाद वही अक्षर पुनः आ जाए तो वह द्वित्व शब्द होता है। समझ आया? इतनी बातें याद रखिएगा, ये दोनों में से कल टेस्ट में बनाएंगे। ठीक, चलिए अपना फटाफट नोट भी करते चलिएगा। हो गया? एक बार फिर से परिभाषा सुनिए। जब आधे अक्षर के बाद जस्ट वही अक्षर आ जाए तो द्वित्व शब्द में काउंट होगा, लेकिन संयुक्त में आधे अक्षर के बाद कोई भी अक्षर आ जाए, वही सेम अक्षर न आए, कोई अक्षर आ जाए तो क्या होगा? संयुक्त। हो गया? हाँ, चच्चा भी आ जाएगा, जैसे च च च। देखिए, तो आधे च के बाद च आया ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसके बाद आ जाइए, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग पढ़े कि स्वर वे वर्ड होते हैं जिन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं, स्वतंत्र वर्ड होते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ड स्वतंत्र वर्ड, इन्हें बोलने में स्वरों की अवश्य सहायता लेनी पड़ेगी, नहीं तो उच्चारण ही नहीं हो पाएगा। ठीक, अब सुनिए, व्यंजन में सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ण और अक्षर में अंतर। पहले वर्ण और अक्षर में अंतर बताइए। कौन बताएगा? अभी एक दिन बताए थे। जैसे मैं कह रही हूँ कमल ना, तो कमल में कितने वर्ण हैं? हाँ, 1 2 3। लेकिन अक्षर में हाँ, क में का अ भी दिखाना पड़ेगा, प्लस म में का अ भी दिखाना पड़ेगा, प्लस देखिए ल में का भी अ दिखाना पड़ेगा। यानी कोई आपसे पूछेगा बेटा कि वर्ण कितने हैं कमल में, तो क्या कहेंगे? 3। लेकिन अक्षर कितने हैं?
ठीक, स्वर और व्यंजन दोनों अक्षर में दिखाने पड़ते हैं। समझ में आया? तो वर्ड और अक्षर में अंतर समझ गए कि हाँ, किसी का भी खंडन नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें छुपे रहेंगे आपके स्वर वर्णों में। ठीक, लेकिन जो अक्षर होते हैं इसमें दिखा सकते हैं आप। चलिए अब आ जाइए। सबसे पहले व्यंजन जानने के लिए कितने हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन मोटी मोटा बता दे रही हूं। जैसे पूछेगा कि हिंदी में हमेशा बोली बिंदी ही लिखना है, आधा न नहीं ना। चलिए, हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन? हिंदी में कितने व्यंजन? नहीं ऑप्शन में है, तो कुल व्यंजन लिख दीजिएगा 36। क्या लिखेंगे? हाँ, लेकिन हिंदी में जोड़ दिया है तो 33। अब वो कौन से 33 होते हैं, एक एक हम लोग सीखते चलते हैं। जैसे पहला हम लोग का होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? कितनी संख्या? हमारी जीवा कंठ, तालु, मूर्धा आदि से स्पर्श करके निकलती है किसी भी वर्ण ध्वनि को। ठीक है, तो इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहा गया। इसकी संख्या, इस 25 को जानने के लिए दूसरा पॉइंट हम लोग वर्ग जान लेते हैं। हिंदी में वर्ग कितने? 5। हिंदी में वर्ग कितने? अब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहला होता है क वर्ग, पहला क्या होता है? दूसरा होता है, हाँ, तीसरा क्या होता है? ट वर्ग। ठीक, और चौथा क्या होता है? त वर्ग हो गया, त, हाँ, त वर्ग, तत्। और पांचवा होता है प वर्ग। देखिएगा, पांचों वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, तो 5 बचे। समझ आया? जैसे एक ठो लिख दे रहे, बाकी आप पढ़े ही हैं बचपन में। तो होता है क, ख, ग, घ और ङ। अंग नहीं शुद्ध पढ़ा जाता है, ङ, क्योंकि इसकी मीनिंग यन होता है। ठीक है, ए यन नहीं होता है कि अंग। कम से कम इतना हम लोग को समझ लेना है। चलिए, ऐसे ही च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ न। तो कुल 5 बचे 25 स्पर्श व्यंजन हुए। कितने स्पर्श व्यंजन और कितने वर्ग? हिंदी में दोनों दो टाइप से प्रश्न पूछेगा कि कितने स्पर्श व्यंजन और कितने वर्ग। इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन को संस्कृत में बड़ी अच्छी परिभाषा बनाई गई है। क मवसाना नाम स्पर्शः, क से शुरू, म पे खत्म। देखिए, क म अवसान, अवसान माने खत्म, क से शुरू और म पे खत्म, वही क्या है? कम अवसाना नाम स्पर्शः। कितना आसान है, कम अवसाना नाम स्पर्श। बाकी अपने से जो बचपन में पढ़े हैं वो तो पढ़े ही हैं। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया? चलिए मिटा दूं। अब आ जाइए, गिनते चलिएगा। हम लोगों को 25 मिल गए, पूरे व्यंजन 33 बनाने हैं। क्या? हाँ, वही, यानी हिंदी में मूल वही माने ही जाते हैं। अब आ जाइए अंतस्थ व्यंजन। हाँ, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या यतिय, रहर, लटुल, वकील व। मैं इसलिए बताई हूँ कि संस्कृत में यवर ल बोल देंगे तो ठीक है, लेकिन बेटा हिंदी में यही क्रम है। वही यवर ल जो रटे हैं ना वो भी रखेगा, लेकिन आपको हिंदी का पेपर देना है तो हिंदी में ये क्रम है, यतिय, रहर, लटुल, वकील व। बचपन में पढ़े होंगे ना, तो यही य र ल व, ये हिंदी का क्रम है अंतस्थ का। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि बताइए काहे इसे अंतस्थ व्यंजन कहा गया? तो बहुत आसान, हाँ, जो बीचों बीच से निकल के आए। पहली परिभाषा सुनिए, जो हमारे मुख से बीचों बीच से निकल के आए, या, र, ल, व, इधर उधर कहीं नहीं टच कर रहा है, सीधे निकल रहा है। एक तो ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा,
जब भी आधा स होता है बेटा तो विसर्ग संधि, कौन सा? धन थ, अंतः धन थ। अंतः माने बीच में, थ माने स्थापित होना, जो हमारे बीचों बीच में स्थापित है वही क्या है? तीसरी परिभाषा देखिए अंतस्थ व्यंजन की, जो इसके पहले मैं स्पर्श व्यंजन पढ़ाई हूं, जो स्पर्श व्यंजन, और यहाँ पे पढ़ाऊंगी अभी ऊष्म व्यंजन। क्या पढ़ाऊंगी? हाँ, ऊष्म व्यंजन। तो जो अंतस्थ व्यंजन, सॉरी, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच से निकल के आए वही क्या है? अंतस्थ। देखिए तीन परिभाषा बताओ, एक जो बीचों बीच से निकल के आए, जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच से निकल के आए, एक आपको तोड़ के बता दी हूं, अंतः धन थ, जो हमारे बीच में स्थापित है, य र ल व। समझ में आया? अंतस्थ। 25 4 कितने हुए जोड़िए? 29। अब आ जाइए ऊष्म वर्ण कितने? हाँ, कौन कौन? और हाँ, यही हमारे क्या है? हाँ, क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब 29 4 हुए 33। बस इतने ही हमारे हिंदी में व्यंजन होते हैं। समझ में आया? इसीलिए 4 भागों में व्यंजन को हम लोग बांट के पढ़ते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, एक संयुक्ताक्षर को भी मान लेते हैं, लेकिन मूल रूप से वो 3 पढ़ना हम लोग को अनिवार्य है। समझ में आया? चलिए, काहे जैसे अंतस्थ को कहा गया अंदर से निकल रहा है, तो ऊष्म को काहे ऊष्म व्यंजन कहा गया, कौन बताएगा? हाँ, इसमें ऊष्मा जो होता है, ऊर्जा जो होता है, घर्षण के साथ थोड़ा ज्यादा लगता है, गर्म श्वास वायु निकलता है, इसीलिए हम लोग सही पढ़ते हैं तो श, क्या पढ़ते हैं? इसे मूर्धा से ले, इसीलिए इसे तालु सटक बोलते हैं, तालम है श, मूर्धा के पास ले जाएंगे श, और इसमें दंत के पास लाएंगे स और ह। समझ में आया? तो इसीलिए इसमें श्वास वायु गर्म होकर ज्यादा ऊर्जा लगता है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा। यही पूरे स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, पूरे मिला के 33 व्यंजन हिंदी में हुए। समझ में आया? 33, 3 संयुक्ताक्षर पहले थे, छत्र ज्ञ, तीनों मिला के हो गए 36। इतने मूल व्यंजन मान लीजिए संस्कृत हिंदी में पूछेगा तो 33 है ही, लेकिन कुल व्यंजन पूछेगा तो 36। 3 वही, लेकिन बेटा अब सुनिए, वही तो बताने चल रही हूँ, लेकिन अब संयुक्ताक्षरों की संख्या हिंदी में 4 हो गया है, लेकिन पहले से परंपरा से जब शुरू हुआ था तो उस टाइम 3 ही था। अगर हम भैया स्र को भी लेके चले तब बतावा ई भी तो संयुक्ताक्षर हो, ऐसे तो न जाने कितने वर्ण संयुक्ताक्षर मिलते जाएंगे, लेकिन वर्तमान में 4 संयुक्ताक्षर हिंदी में माने गए हैं। अभी यही अगला तो बता ही दे रही हूँ। अब आ जाइए संयुक्ताक्षर वर्ण। संयुक्ताक्षर वर्ण हिंदी में इस समय कितने हैं? श, त्र, ज और श्र। अब यहां से एग्जाम में क्या पूछता है कि ये किस किस वर्ण से मिलके बना है, तो क और मूर्धन्य, पहला वाला हलंत जरूर लगाइएगा, तो प्लस र, ज ञ, और स में स प्लस र, इतने से मिलके बना है, और इसको जोड़ने के लिए बोलता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बता दे रहे, क्योंकि लेखपाल का एक बार एग्जाम हुआ था, सेम क्वेश्चन में पूछा था छत्री छ शब्दकोश में किस अक्षर के बाद आता है, तो हमेशा क मारिएगा। क्या मारेंगे? हाँ, शब्दकोश में छत्री छ का स्थान क के बाद है। किसके बाद है? हाँ, इस ज और य हो गया। चलिए, कल तैयार भी कर लीजिएगा, पेपर में देंगे, को गलत नहीं होना चाहिए।
व्यंजन वर्ड से जरूर एग्जाम में आता है। समझ में आया? अभी हम लोग यहाँ पहुंचे संयुक्ताक्षर। अभी देखिए हिंदी में अन्य और कितने वर्ड हैं। जैसे एक होता है स्पर्श संघर्षी। क्या होता है? हाँ, स्पर्श संघर्षी वर्ड लिख दा, व्यंजन में ही है तो स्पर्श संघर्षी वर्ड। अभी हम लोग सिर्फ उष्म व्यंजन पढ़े थे, उसको संघर्षी भी कहा जाता है, लेकिन स्पर्श संघर्षी जुड़ जाएगा तो च वर्ग के सभी अक्षर लास्ट में यो को छोड़ के, च वर्ग के सभी अक्षर सिर्फ किसको छोड़ के? हाँ, यानी च, छ, ज और झ। सबसे ज्यादा अभी तक पुलिस में और जो भी हिंदी का कोई पूछा है स्पर्श संघर्षी जरूर उठाता है। एक इसमें से रख के तीन कोई और रख के पूछेगा स्पर्श संघर्षी वर्ड। अब हम लोग स्पर्शो तो पढ़े हैं, च वर्ग तो स्पर्श में भी आता है, तो यही गड़बड़ा जाता है। तो ध्यान देना है, च वर्ग के सभी अक्षर सिर्फ यहाँ को छोड़ के संघर्षी व्यंजन। हाँ, सिर्फ केवल च वर्ग के 4 अक्षर। च वर्ग बोले हैं, वर्ग का मतलब क वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर को वर्ग कहा जाता है। अभी आप थे नहीं शायद, तभी नहीं समझ रहे हैं, शुरू में अभी वर्ग बताई हूँ। ठीक, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पांचों के 5-5 अक्षर, तो 5 बचे 25 स्पर्श व्यंजन हुए। चलिए, ये भी संघर्ष के साथ ही आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से स्पर्श करके, कहीं ना कहीं से, इसीलिए स्पर्श संघर्षी कहा गया। अब आगे देखिएगा, आप देखेंगे एक वर्ड ऐसे देखे होंगे, एक वर्ड ऐसे आप देखे होंगे, ट ठ ड ढ ड़ देखे होंगे ना, ड ढ न। ठीक, वहां पे देखोगे बिंदी नहीं होता है, वहां पे बिंदी, लेकिन यहाँ पे बिंदी होगा। क्या होगा? अब एक ढ ना पढ़ो, र क्या पढ़ना है? जानते हैं इसका क्या नाम है? हाँ, बहुत बार पुलिस में आया है, द्विगुणित क्या? उच्छिप्त वर्ड, द्विगुणित क्या? उच्छिप्त वर्ड। हाँ, ये दोनों अब बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा चीज बताने जा रही हूँ। ठीक, फटाक से नोट कर लीजिएगा। ये स्पर्श व्यंजन में रहेंगे तब उच्चारण देखिए, और ये द्विगुणित वर्ड के रूप में रहेंगे तो अंतर ना। मैं लिख रही हूँ ढकना, मैं लिख रही हूँ पढ़ना, अभी रुक जाएगा। मैं लिख रही हूँ डलिया, मैं लिख रही हूँ गुड़िया। ध्यान से देखिए, उच्चारण में कितना बड़ा अंतर है ना। ढकना स्पर्श व्यंजन का ढ, डलिया ड स्पर्श व्यंजन का ड, लेकिन ये और ये उच्छिप्त व्यंजन, एकदम अंतर है। और परिभाषा एकदम अच्छे से सुनिएगा, ये दोनों वर्ड कहीं भी आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पहले आते हैं। कहाँ आते हैं? किसी भी शब्द में पहले आते हैं, लेकिन ये या तो बीच में या तो अंत में, पहले कभी भी नहीं आते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे द्विगुणित वर्ड होते हैं ये अक्सर शब्द में बीच में या तो अंत में आते। मेढक आज मेढक हो गया मानक भाषा की वजह से, लेकिन संस्कृत में आज भी मेढक पढ़ा जाता है। लेकिन हिंदी में अब गलत हो जाएगा, हिंदी में आपको बेटा मेढक ही पढ़ना है, लेकिन आज भी हम लोग संस्कृत वाले बिंदी लगा के ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये ढ जो है द्विगुणित है। क्या है? इसलिए संस्कृत वाले सही उच्चारक मेढक ही करते हैं, लेकिन आज हिंदी में मानक भाषा की वजह से मेढक हो गया है, और मानक भाषा जिसे बदल दिया आपको भी मानना, उसमें वैज्ञानिकता आ जाती है, आप उसको उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो फिर से एक बार सुनिए, जो द्विगुणित वर्ड होते हैं ये या तो बीच में आएंगे या तो अंत में। जैसे पढ़ लिखा, पढ़, पेड़ लिखा, तो देखा लास्ट में आना, या तो बीच में या तो अंत में आ सकते हैं, लेकिन पहले अपवाद ही होगा तभी आएगा। अब हम लोग इसको मान लीजिए मानक भाषा से मेढक बन गया, तो अब अपवाद न मानेंगे?
भाई उसे तो मानक भाषा बना लिया अपना, अब उसे आपको भी मानना है। आप तो बाइकाट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक, भाषाविद जुड़ के बनाते हैं, क्योंकि मेढक कहने में बच्चों को दिक्कत होती थी। तो भाई एक बिंदी हटा देने से अगर शब्द बच्चा उच्चारण कर ले रहा है, चीज को समझ जा रहा है, तो उसे हटा दिया जाए, क्योंकि बदलाव भी जरूरी है। बदलाव भी, वैसे भी बिगड़ा हुआ हिंदी है ही, और बिगाड़ देते हैं, लेकिन संस्कृत बिगड़ा हुआ नहीं है, मूल है भाई। आप उसमें छेड़खानी किए तो अर्थ का, अब समझ में आया? तो यही अंतर होता है। तो द्विगुणिक समझ में आया? कोई डाउट? इसी को उच्छिप्त कहा जाता है। अब आगे आ जाइए। अभी आप देखे होंगे तो ल पढ़े होंगे, अंतस्थ में पढ़े होंगे ना, लेकिन इसका एक और नाम है, सिर्फ ल को कहते हैं, हाँ, लुंठित या लुंठित मत बोलिए यहाँ पे बेटा, रुक जाइए। जो ल होता है ना, ये पार्श्विक है, सिर्फ पार्श्विक बोलिए। क्या बोलना है? तनी बोलिए, जीवा पीछे जाएगी, नहीं ल बोलिए, हाँ ल, हाँ, थोड़ा सा पीछे घिस के ऊपर ले जाएगा, ल पीछे। आप पढ़े होंगे र भी ना, र का भी एक दूसरा नाम है, क्या? ई है आपका, हाँ, लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित। र बोलेंगे तो जीवा थोड़ा सा काप, अभी उतना अनुभव आपको नहीं होगा क्योंकि अभ्यास नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं, समझ में आता है। बोलेंगे तो थोड़ा कांपते हुए हल्का सा बुलियाती है, रो, तो थोड़ा सा ऐसे बुलियाती है। अब जब पूरा दिमाग के साथ अच्छे से सोचेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे, ठीक, इसीलिए इसको अलग भी नाम दिया गया है। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आज तक सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला प्रश्न, य और व के विषय में, ये दोनों अलग से क्या है, कौन बताएगा? सबसे ज्यादा बनाए जाने वाला एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ, ये आधे स्वर का भी कभी कभी काम करते। हम लोग लिखते हैं वोट, लेकिन पढ़ते हैं ओट देवे जाती, कहते हैं ना, तो इसीलिए अब रे अंग्रेजी में भी WI होता है, सेमी वोवेल्स होते हैं ना, WI, ऐसे ही य व को हिंदी में अर्ध स्वर कहा जाता है। हिंदी में य व को क्या कहा जाता है? कभी कभी आधे स्वर का उच्चारण करा देते हैं ये, ठीक, इतनी बातें याद रहेंगी। चलिए अभी देखिए, बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे देखिए दंत मूल या वस्य वर्ण, दंत मूल या वस्य वर्ण, ऐसे कुछ वर्ण हैं जो दांत के मूल से निकल के आते हैं, बहुत आसान, स, ज, र, ल। कुछ लोग ज के स्थान पर न को भी मानते हैं, यानी स, न, र, ल। अगर ज नहीं है ऑप्शन में तो न देखिएगा, ठीक। कुछ लोग न को भी मानते हैं कि दंत मूल ही है, कुछ लोग ज को भी मानते हैं, लेकिन ज वाला जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न वाला 100% दंत मूल से ही होना चाहिए। समझ में आया? तो आप लोग नीचे वाला जरूर याद रखेंगे, सनरल, क्या याद रखना है? सनरल, इन्हें हम लोग दंत मूल या वस्य वर्ण कहते हैं, जो हमारे दांत के मूल से यानी मसूड़े से निकल के आता है, समझिए तो, ठीक। सनरल, सनरल, अगर न नहीं है तभी आप ज को देखिएगा, ठीक है। तो कुछ किताबों में है, आपको समझ लेना है, क्योंकि अपने मन का भी वो कभी कभी कर देते हैं। समझ में आया इतनी बातें? अभी तक कोई डाउट? अब कल क्लास मत मिस करिएगा, उच्चारण स्थान बताएंगे। क्या बताएंगे? उच्चारण स्थान, उच्चारण, ठीक। अभी कोई व्यंजन में बचा वर्ड जो आप ना पढ़े हो, ठीक है। चलिए, तो अब इसी पे छोड़ दे रहे हैं आप लोगों को, जाके अच्छे से खाना पीना खा के फिर थोड़ा बहुत आराम करके, जब आराम किया करिए सो के ना, तो सोचा करिए कि आज क्या क्या सुने थे क्लास में, ठीक। अपने आप जब रिकॉल करने की शक्ति पैदा करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें याद रहेंगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, कितना हूँ पढ़िए आप।
जरूर मंथन आधा घंटा 1 घंटा करना चाहिए। पढ़ने में ना मन लगे तो फालतू मोबाइल नहीं चलाना है, जरूरत है तभी चलाना है। अपना मंथन करिए कि आज क्लास में कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, मुझे कल फिर टेस्ट में क्या क्या आएगा। आज अच्छा मैम धातु या खनिज बताई थी तो विश्व में किसका किसका पहला स्थान था, 5 ठो तो याद आएगा। हम कह रहे 10 ठो बताया गया, 20 ठो बताया गया, उसमें से 5 ठो तो याद आएगा। ठीक है।